हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी ही, तो उसी क्रम में जेईई कब के लिए उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम के ग्रुप के सभी जो ग्रुप्स हैं या फिर के2 ग्रुप्स हैं, इनमें सभी प्रीवियस में आए हुए पेपरों का बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और एक प्रैक्टिस पेपर आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, जो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिल्कुल भी संग्रह है। ठीक है, विगत वर्ष में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ग्रुप के 2 के इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, सारे क्वेश्चनों को इसमें कंपाइल किए हुए हैं और उन्हीं का संग्रह है। ठीक है, तो ये पहले ऑफलाइन पेपर होता था, अब वो ऑनलाइन पेपर होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन जो है ट्रेड से पूछे जाते हैं, मतलब टेक्निकल के रहते हैं, और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का जो आपका ट्रेड का पोर्शन है, उसमें हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली हमारी 4 वीडियो में चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का डिस्कस हो रहा है, तो ये उसी क्रम में 5वीं वीडियो है। ठीक है, चैप्टर वाइज 5-5 क्वेश्चन को लेते हैं, तो टोटल जो आपके 60 में से 12 चैप्टर हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन 12 चैप्टर में से आते हैं, तो एक 5-5 क्वेश्चन एक चैप्टर से हमने लिया है। ठीक है, तो ये विद्युत का जो बेसिक आप इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सही संबंध बताना है। ठीक है, आपको सही संबंध बताना है, धारिता बराबर आवेश बटा विभव। ठीक है, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है ये आवेश बटा विभव होता है, धारिता बराबर आवेश गुणे विभव होता है, या विभव बराबर आवेश गुणे धारिता, आवेश बराबर धारिता बटा विभव। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो सी बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है, धारिता बराबर क्यू बाई वी होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है, क्यू आवेश होता है और वी वोल्टेज होता है या विभव होता है। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन हमेशा बनेगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है, धारिता एक राशि है। ठीक है, आपको बतानी है धारिता जो है कैपेसिटेंस होता है, ये किस प्रकार की राशि होती है। ठीक है, सदिश होती है, अदिश होती है, कहा नहीं जा सकता, कभी सदिश कभी अदिश होती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अदिश हो जाएगा। सदिश अदिश के लिए हमने आपको बताया है कि कैसे याद रखना है, जिन भी राशियों में, ठीक है, वा का उच्चारण होगा वो सदिश है, और जिन भी राशियों में वा का उच्चारण नहीं होगा वो अदिश राशियां हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे विद्युत धारा हो गया, ये अपवाद में आते हैं। ठीक है, मतलब वा आते हुए भी ये अदिश में रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे धारिता बोला है तो इसमें वा का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो 99% केस में आपका अदिश राशि होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट जो आंसर हो गया ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को कहते हैं। चालक में चार्ज अगर गतिमान हो रहा है, कूलाम जो आपका चार्ज का जो मात्रक होता है, ये कूलाम में मेजर किया जाता है, इसे कहते हैं। ठीक है, चार्ज अगर गतिमान हो रहा है तो उसे वोल्टेज बोलेंगे, बी आवेश बोलेंगे, सी विद्युत धारा बोलेंगे, या फिर डी विभव बोलेंगे। ठीक है, तो आपका राइट यहाँ से आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल भी, ये आपको परिभाषा पता होगी, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन चलते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे सारा जो मटेरियल है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है। ठीक है, कौन सा एक बल है जो विद्युत को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाता है, कौन सा बल है। ठीक है, ए ऑप्शन है विद्युत धारा, बी प्रतिरोध, सी विद्युत वाहक बल, या फिर डी आवेश। ठीक है, तो अगर बल की बात हुई तो बल बल ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विद्युत वाहक बल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश वाले भी समझ लेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे तो उनका डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आप पैनिक मत हुए कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसी टर्म होंगी उसको इंग्लिश में बताया जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बंद परिपथ, ठीक है, में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है। तो आप जानते हैं कि जो ओम साहब ने कहा था कि किसी बंद डीसी परिपथ की वैद्युत जो अवस्थाएं हैं, मतलब जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप दाब आयतन, इनको मतलब ना चेंज किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा जो होती है उनके सिरों पर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज के समानुपाती की होती है। तो यहाँ पे क्या, जो ए बदलता है, बी समान रहता है, सी बढ़ता है, डी घटता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बी वाला मतलब समान हो जाएगा, समान आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट चैप्टर है सेल और बैटरी से 5-5 क्वेश्चन, ऐसे हमेशा हर चैप्टर से हम क्वेश्चन को लाते रहते हैं। अगर ये सीरीज आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो काफ़ी औरों से अच्छा करेंगे, मतलब आपका गवर्नमेंट कॉलेज तो एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी बैटरी, ठीक है, जो बैटरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी बैटरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी जो होता है रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है,
रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका प्राइमरी बैटरी में हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय नहीं होती है, ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी जो बैटरी होती है इसमें आपको एक बार जो भी रासायनिक क्रिया हो जाती है, इसके बाद जब वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज नहीं करते। वहीं सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसको फिर से चार्ज कर सकते हैं और बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वही आ गया कि सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, बी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, या फिर रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब बार बार इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी का यही एक बेनिफिट है कि बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं और इसको हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। ठीक है, लेक्लांची सेल, लेड एसिड सेल, सी शुष्क सेल, या फिर डी डेनियल सेल। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेड एसिड सेल। ठीक है, लेड एसिड सेल जो होता है ये सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं। ठीक है, निकिल हाइड्रेट और लो ऑक्साइड, बी है लेड ऑक्साइड और स्पॉन्जी सीसा, सी है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, डी है स्पंज सीसा। ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसमें दो मटेरियल प्रयोग होते हैं, एक लेड ऑक्साइड पराऑक्साइड और स्पंजी सीसा। ठीक है, इसकी लुगदी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और आप सबको पता भी होगा इसका आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वा रेजिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 बोलते हैं इसको, तो इस यहाँ से इसको याद रखेंगे। वहीं तीसरे अपने चैप्टर पे चलते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा चुंबक और वैद्युत चुंबक से आता है। ठीक है, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट से आता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई, ठीक है, हो तो इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का मान पूछ रहा है, ए बटा बी बराबर, यहाँ पे फाई ठीक है, सिंबल @ बना दिए हैं, लेकिन ये फाई होगा। ठीक है, ए बटा बी बराबर फाई, बी बराबर फाई बाई ए, बी बराबर ए स्क्वायर बटा 2 फाई, बी बराबर फाई इंटू A2। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा फाई, और यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल होगा, फ्लक्स घनत्व का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से बी बराबर फाई बाई ए। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बी बराबर फाई बाई ए, ये सूत्र याद रखेंगे, न्यूमेरिकल के भी फॉर्म में इसको पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है। ठीक है, पैरा जो चुंबकीय पदार्थ की जो सापेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है, आपको बताना है। इकाई से कुछ कम होता है, इकाई होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इकाई से कुछ अधिक होता है, तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अस्थायी चुंबक किससे आप बना सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए कार्बन स्टील, बी एल्निको, सी एल्कोनैक्स, या फिर डी इनमें से सभी। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, कार्बन स्टील से भी बना सकते हैं, एल्निको, एल्कोनैक्स, ठीक है, ये सभी से हम जो है अस्थायी चुंबक को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, जैसे कंडक्टर में प्रतिरोध होता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जैसे चुंबकीय जो आपका परिपथ होता है, पाथ होता है, उसमें जो प्रतिरोध होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, परमिटेंस, रिलेक्टेंस, इम्पीडेंस या कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय परिपथ का जो आपका प्रतिरोध होगा उसको रिलेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम चालक के प्रतिरोध की बात करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे बी वाला राइट, रिलेक्टेंस आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपके चुंबक और वैद्युत चुंबक है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक पूछा है। ठीक है, ए ऑप्शन है टेस्ला, बी है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी है लाइन्स बटा
सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर गॉस, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर सेक्शन देखते हैं, फोर्थ नंबर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा और बहुकोला प्रणाली, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। तो यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसी को द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ये किसके द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ए कन्वर्टर, बी इन्वर्टर, सी ट्रांसफार्मर या फिर डी रेक्टिफायर, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम एसी करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, ठीक है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है ये बताना है आपको कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन है, शून्य होता है, पश्चगामी होता है, अग्रगामी होता है या फिर डी इकाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इकाई, ठीक है, यूनिटी बोलते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक आपका इकाई होगा, ठीक है। डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक बताना है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, शून्य, पश्चगामी, अग्रगामी या इकाई। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की बात कर रहा है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ए हो जाएगा शून्य, शून्य आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध इंडक्टिव जो परिपथ होता है इसका जो शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर होता है, ये शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, ठीक है। तीनों तीनों जो आपकी राशियां हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव या फिर रजिस्टिव, ठीक है, तीनों राशियां एक साथ शक्ति पावर फैक्टर पूछ लिया है, इसको बिल्कुल भी याद करके जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है ये शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएलसी परिपथ जिसका शक्ति गुणांक एक्सएल बड़ा होता है एक्सी से का होता है, ठीक है। पश्चगामी, अग्रगामी, शून्य या इकाई, ठीक है। तो ये जो 35 नंबर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चगामी, ठीक है। पश्चगामी मतलब क्या होता है, लैगिंग होता है। पश्चगामी का मतलब लैगिंग होता है और अग्रगामी का मतलब लीडिंग होता है, ठीक है। पश्चगामी होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत मापक यंत्र में जो क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं। 21 नंबर, डायनोमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो हम डायनोमोमीटर प्रकार के यंत्र इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, केवल डीसी राशियां माप सकते हैं, बी केवल एसी राशियां माप सकते हैं, सी केवल पल्सेटिंग एसी राशियां माप सकते हैं, या डी एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियां माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। डी वाला मतलब कौन सा हो जाएगा, एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियों को ये मेजर कर सकता है डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है, ठीक है। जैसे आप ओम मीटर से कुछ चीज़ों को मेजर करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना होगा, ठीक है। उसकी जो प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें, उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें, मतलब कितने जो रेंज है आपकी सीमा है, कितने रेंज में मापना है, संकेतक को शून्य प्रतिरोध समायोजित कर लें। ये बहुत अच्छी बात है कि पहले ये देख लें कि संकेतक शून्य पे है कि नहीं, ठीक है। और लास्ट वाला है इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, सभी को हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाले वैद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। कोई जो सर्किट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। शॉर्ट परिपथ होगा, खुला परिपथ होगा मतलब ओपन परिपथ, ग्राउंड परिपथ होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। खुला परिपथ होगा, ओपन पर जब सर्किट होती है तो उसमें रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है, वहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो धारा मैक्सिमम बहेगी, ठीक है।
तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ओपन परिपथ आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बोर्ड ऑफ बीओटी इसको बोलते हैं, इकाई की तुल्य होता है, यूनिट किसके बराबर होता है, ठीक है, 746 वाट घंटे, 764 वाट घंटे, 1000 वाट घंटे या फिर 3600 वाट घंटे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा, ठीक है, आपका 746 746 आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, वाट घंटे आपका बिल्कुल भी बीओटी बराबर, इसको याद रखेंगे, सीधा सीधा पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा की जो आप कंज्यूम करते हैं उसको जो मेजर करेंगे किससे मेजर करेंगे, ठीक है, वोल्ट मापी तथा धारा मापी, वोल्ट मापी, धारा मापी तथा स्टॉप वॉच, वाट मीटर तथा स्टॉप वॉट, या फिर डी एनर्जी मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी वैद्युत ऊर्जा की खपत होती है, घरों में मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर बोलते हैं, वो जितना आप कंज्यूम करते हैं उसी अनुसार आपका मेजर करता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले आप ये लाल कलर का हमारा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीसी जनरेटर ये चैप्टर है, ये इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ढलुआ लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है। योग का मतलब क्या हो गया, बॉडी जो होती है जनरेटर की, क्यों बनाया जाता है, यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यह सस्ता होता है, यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, मतलब जो आपका मैग्नेटिक जो पाथ होता है इसको पूर्ण करता है, या फिर डी इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी काम करता है, ठीक है, पाथ भी बनाता है, सुरक्षा भी देता है और चुंबकीय या सस्ता भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको प्रयोग करेंगे तो डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, जो जो आई ए होता है, ठीक है, जो आई आर होता है, मतलब जो आर्मेचर का रजिस्टेंस होता है ये कितना होता है, ठीक है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है 500 ओम, 50 ओम, 10 ओम या 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला, 1 ओम आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जनरली 1 ओम होता है, ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ से 1 ओम के करीब ज़्यादातर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर में सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर जो है ये बेसिकली काम क्या करता है, ठीक है, एसी को डीसी में जो है बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये डीसी जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लकड़ी उसमें जो सेगमेंट होते हैं उनके बीच में कौन सा पदार्थ होता है, तो ज़्यादातर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, लकड़ी, रबड़ और अभ्रक संगमरमर, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल भी अच्छा क्वालिटी का लेंगे, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अभ्रक को इंग्लिश में माइका बोलते हैं, माइका शीट्स बोलते हैं, माइका। तो यहाँ से जो अभ्रक होगा ये बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जो जनरेटर के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया कम्यूटेटर के बारे में, वोल्टता को बढ़ाता है, एक दिशी, ठीक है, धारा देने में सहायता होता है। एक दिशी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, वही को एक दिशी हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ती है बच्चों को, लेकिन यहाँ पे अगर समझ जाएंगे हिंदी को तो बड़ी आसान लगेगी, ठीक है। एक दिशी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, अर्ध तरंग प्रतिशोधक की तरह कार्य करता है या धारा को नियत रखता है, ठीक है। तो 20 नंबर को 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। धारा को एक दिशी करता है, मतलब डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यहाँ से मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग जोड़ दिया जाता है। वही हमने बात किया ना, अगर आपको कम्यूटेटर नहीं लगाएंगे, वो उसकी जगह आप स्लिप रिंग लगा देंगे तो वो काम वही करेगा। तो यहाँ से जो आपका बना रहे थे डीसी जनरेटर वो हो जाएगा एसी जनरेटर, मतलब जो पैदा करेगा, जो उत्पन्न करेगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा जो ईएमएफ, वो अल्टरनेटिंग करंट होगी, ठीक। ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट, शून्य आवृत्त करंट, डायरेक्ट करंट या ऑसिलेटिंग करंट, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन, अभी 30 क्वेश्चन और बचे हैं। डीसी मोटर पर हम आ गए हैं, वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है, ठीक है। जो नेम प्लेट पे जो शक्ति लिखी रहती है मोटर की वो कितनी होती है, ठीक है। शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है जिसे आप ब्रेक हार्स पावर बोलते हैं, बीएचपी, या मोटर द्वारा ली गई शक्ति होती है, दी गई शक्ति होती है, कुल शक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हार्स पावर जो मोटर के सॉफ्ट पे उपलब्ध होती है उसी शक्ति को हम नेम प्लेट पे अंकित करते हैं, मतलब जो हम मतलब मैन्युफैक्चर के द्वारा, हम हमारे द्वारा तो नहीं होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। ठीक है, जिसको हिंदी में बीएचपी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका फुल फॉर्म ब्रेक हार्स पावर होता है। ठीक है, जो शाफ्ट पे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए, एन बराबर आई ए आर ए माइनस वी बटा के फाइव, या एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए बटा के फाइव, या एन बराबर आई ए आर ए माइनस वी बटा के फाइव। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी वाला, एन बराबर वी माइनस आई ए आर ए बटा के फाइव। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से राइट आंसर आपका सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टार्क का 5 गुना होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होती है, या फिर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी सीरीज मोटर की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो टार्क मिलता है डीसी सीरीज क्यों प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्शन कार्यों में डीसी सीरीज प्रयोग किया जाता है, तो आपका फुल लोड टार्क का 5 गुना होता है, मतलब जो टार्क होता है जो खिंचाव बल होता है, ट्रैक्शन फील्ड जो उत्पन्न होता है 5 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके फील्ड बाइंडिंग मोटे तार कम लपेट के बनाए जाते हैं, ये भी सही है। सीरीज मोटर फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित होती है, इसी कारण इसको सीरीज मोटर बोलते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या, ठीक है, श्रेणी मोटर में कैसी होती है आपको बताना है, शंट फील्ड से अधिक, शंट फील्ड से कम, नगण्य या शंट फील्ड के समान। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, शंट फील्ड से कम ही रखते हैं। ठीक है, शंट जो फील्ड होगा इससे जो है जो पोल पे हम टर्नों की संख्या रखते हैं सीरीज मोटर में, इसको कम रखते हैं। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा अगर किसी कार्यरत, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए, फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी तो क्या होगा, मोटर की घूर्णन गति बहुत बढ़ जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर की घूर्णन गति घट जाएगी, या मोटर घूर्णन गति परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगर फील्ड वाइंडिंग टूट जाएगी तो यहाँ से मोटर रुक जाएगी, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ट्रांसफार्मर के चैप्टर पे पहुंच गए हैं, परिणाम मित्र हिंदी में बोलते हैं। एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है, जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, जिसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है, जो करंट के मान को घटाता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ऑप्शन को देखकर ये मत मारिएगा, क्योंकि नीचे वाले भी रिलेट कर रहे हैं, वोल्टेज को तो बढ़ाता ही है, द्वितीयक में फेरों मतलब टर्नों की संख्या भी अधिक होती है प्राइमरी से, और करंट के मान को घटाएगा तभी तो वोल्टेज को बढ़ा पाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टेप डाउन, ठीक है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम शक्ति होती है, की वोल्टता प्राथमिक से ज़्यादा होती है, में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम धारा होती है, में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होती है। ठीक है, स्टेप डाउन रखना है तो आपको टर्नों की संख्या को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको टर्नों की संख्या घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न की संख्या घटा देंगे तो आपका जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड, ठीक है, क्रोड को कोर बोलते हैं, निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ लाएंगे जो आपका जो मैग्नेटिक पाथ बहुत अच्छे से बना पाए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इस्पात, लकड़ी या फिर हार्ड आयरन। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिलिकॉन इस्पात का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों का प्रयोग करते हैं कोर्स के रूप में। ठीक है, कोर के रूप में क्रोड बोलते हैं। इनमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है, बेरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप। ठीक है, तीन टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर के, जो बाइंडिंग हम करते हैं ट्रांसफार्मर में, हम जो बाइंडिंग्स बनाते हैं कोर्स पे,
तो उनको 3 टाइप से हम कोर्स को डिजाइन करते हैं, बेरी टाइप, सेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। ठीक है, और वहीं वोल्टेज के आधार पे देखेंगे तो स्टेप अप स्टेप डाउन देखेंगे, इंडोर आउटडोर भी होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे जो सेल टाइप जो बाइंडिंग जैसे करते हैं उनके आधार पे देखेंगे तो बेरी टाइप, सेल टाइप और कोर टाइप हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ट्रांसफार्मर के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है या फिर जाती है जो सेकेंडरी से निम्न, जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है। प्राइमरी को उच्च दी जाएगी तो यहाँ पे प्राइमरी को उच्च दी जा रही है तो सेकेंडरी स्टेप डाउन वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेप अप कहलाता है, स्टेप डाउन कहलाता है, धारा ट्रांसफार्मर या वेरिएक ट्रांसफार्मर मतलब वेरिएबल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। जब प्राइमरी को हम ज़्यादा देंगे और सेकेंडरी में तो ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होती है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अल्टरनेटर से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। क्यों एसी मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है। ठीक है, प्रत्यावर्तक से जो आपका क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। यहाँ से जो एडी धारा क्षति कम करने के लिए चुंबकीय फलक अधिक सघन हो जाए, लव क्षति कम हो जाए या हिस्टेरिसिस क्षति घट जाए। ठीक है, जब भी हम लेमिनेशन की बात करते हैं और पतली पतली सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से जोड़ के बनाया जाता है तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लेमिनेशन करते हैं एक जो लोह क्षति कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोह क्षति कम हो जाए। ठीक है, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था इस फॉर्मूले का, तो आपको बता देना है कौन सा होगा। ठीक है, ए बराबर पी एन इंटू 60, एफ बराबर पी बाई 60 इंटू एन, एफ बराबर पी एन अपॉन 60, एफ बराबर पी एन अपॉन 120। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पोलो और जो उसकी जो चाल होती है आरपीएम में उसको गुणा करते हैं और 120 से भाग दे देते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रयुक्त होता है। ठीक है, केवल 2 स्लीव की आवश्यकता होती है, आर्मेचर स्लाइडिंग युक्त नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है और मशीन की दक्षता बन जाती है या बढ़ जाती है, स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं तथा आर्मेचर बाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं होता है, या फिर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको बताना है तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से ही हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है। निम्न गति के से अल्टरनेटर को चलाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रोटर पोल्स में डैम्पिंग वाइंडिंग, ठीक है, यहाँ पे कैंपर हो गया है, इसको डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। रोटर की उत्तेजना बढ़ाते हैं या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर में लगाते हैं। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, जो रोटर की पोल्स होती हैं इन पर हम क्या करते हैं डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका यहाँ पे हो जाएगा डा हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से डैम्पर वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से बी वाला। इसी तरह डैम्पर वाइंडिंग होती है। ठीक है, फील्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस जो चैप्टर था इसका लास्ट वो है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा। क्या होगा अगर थ्री फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए। ठीक है, मतलब फेज क्रम मतलब फेज जो सीक्वेंस होता है वो बिगड़ जाएगा, मतलब उल्टा सीधा लग जाएगा। तो अधिक ईएमएफ प्राप्त होगा, कम चाल प्राप्त होगा, कम ईएमएफ प्राप्त होगा, या फिर डी फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फेज आपस में, अगर फेज सीक्वेंस डिफ्लेक्ट होगा जो डिस्टर्ब होगा तो आपका फेज आपस में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप से या फिर इल्यूमिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वोल्टता क्वेश्चन है, वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यकता है किस पर निर्भर करती है। ठीक है, नली में भरी गैस पर, नली के व्यास पर, नली की लंबाई पर, या फिर प्रचालन के समय पर। ठीक है, जो आपका
स्टार्टिंग मतलब जो प्रचालन के समय पर, ठीक है, टाइमिंग पे। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नली के लंबाई पर ही निर्भर करता है आपका नियॉन साइन। नली के प्रचालन के लिए जो बोलता होती है ये नली के लंबाई पर निर्भर करती है, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का जो देख लेते हैं। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है, ठीक है। नली के प्रचालन के समय पर, नली के तापमान पर, नली में भरी गैस पर, या फिर नली में प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो 47 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नली में जो भरी गैस की मात्रा होती है इसी पे निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, ये जो भरी गैस होती है इसी पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। उस दीप को तुरंत बंद कर देंगे जो जल्दी जल्दी जलता बुझता है, क्यों, ठीक है। जल्दी जल्दी मान लो कोई दीप जो है लाइट बुझ जल रही है, ठीक है, आपकी जो बल्ब होती है जल्दी जल्दी जलती बुझती है, तो उसको क्या करेंगे, वोल्टता वृद्धि के कारण दूसरे दीप भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। बी पावर फैक्टर घटाता है। सी चौक अथवा स्टार्टर खराब हो जाएगा, या दीप के तंतु जो है, फिलामेंट जो है ये फूंक जाएंगे, फूंक मतलब जल जाएंगे या फिर बर्न कर जाएंगे इंग्लिश में। 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है। डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। दीप के जो आपका बल्ब है इसके जो तंतु होते हैं फिलामेंट ये फूंक जाएंगे, ठीक है, फूंक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा अगर एक प्रदीप, ठीक है, दीप की जो है बल्ब की जो चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए, दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंत्र फूंक जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, दीप मंद प्रकाश देगा, या फिर उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा दीप को अगर दोबारा जलाएंगे, ठीक है, अगर उसकी चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो क्या होगा, दीप को अगर पुनः आप जलाएंगे तो उसका जो तंतु है फिलामेंट है ये जल जाएगा, ठीक है, फूंक जाएगा। यहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी यहाँ पे यूज की गई है। लैंप होल्डर जो एडिशन स्क्रू का प्रकार है के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हिस्सा हमेशा किससे जोड़ना चाहिए, ठीक है। सर्किट के न्यूट्रल तार से, सर्किट के अर्ध तार से, किसी भी से नहीं, और सर्किट के फेस तार से, ठीक है। जो स्क्रू का बाहरी वाला हिस्सा होता है इसको किससे जोड़ेंगे आपको बताना है, सर्किट के न्यूट्रल तार से, ठीक है। जो बीच वाला पॉइंटर होता है जो इस एडिशन स्क्रू का वो आपका फेस से होता है, और जो किनारे पे स्क्रू जैसा बना होता है चूड़ीदार संपर्क होता है उसको न्यूट्रल से जोड़ते हैं। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अचालक विद्युत तार, केबल्स, विद्युत उपकरण, जो इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर, केबल्स और इन सब से जो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है निम्न में से कौन सा तांबे का प्रतिरोध है, ये आपको याद रखना पड़ेगा डेटा, ठीक है। ये जो होता है 7.5 गुणित 10 की घाते -7, ठीक है, इसको 107 मत पढ़िएगा ओम मीटर, तो इसको 10 की घाते 7 पढ़िएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 पढ़िएगा, 10 की पावर -8 पढ़िएगा, 10 की पावर -9, ठीक है। ये इसी प्रकार है, यहाँ पे टाइपिंग में ऐसा आ गया है। तो यहाँ से जो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। 1.72 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर होता है। और ये एक डाटा है, आपको इसको बिल्कुल भी याद रखना पड़ेगा, तांबे का प्रतिरोध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन पीतल में तांबे तथा जस्ते का प्रतिशत दर्शाता है। 60% तांबा और 40% जस्ता, 67 तांबा या फिर 33 जस्ता, 20 तांबा या 80% जस्ता, 40% तांबा या 60% जस्ता, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा ये भी वाला हो जाएगा 67:33 का होता है। ये इसकी अगर ट्रिक याद करेंगे पीतल में कौन कौन सी धातु होती है तो पिताजी ऐसे याद रखेंगे, पी से हो जाएगा पीतल, और ता से हो जाएगा तांबा, और जा से हो जाएगा जस्ता, मतलब पीतल के लिए तांबा और जस्ते का मिश्रण होगा, और तो 67:33 में होगा, ठीक है। तो यहाँ से याद करने के लिए भी अच्छा से बता दिए, ठीक है। अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये तो आपको याद होगा, हमेशा पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 होता है, ठीक है। 8 1 6 4 होता है, ठीक है। जैसे आपका सिलिकॉन की बात करेंगे परमाणु क्रमांक जो 14 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और लास्ट कक्षा में जो आपका 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वही आपका अर्धचालक हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं, ठीक है, अंतिम कक्षा में। तो यहाँ से 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है, कंप्यूटेटर में, बल्ब में, विद्युत मशीनों के ब्रश में, हीटर एलिमेंट में। तो ये तो सभी सही करेंगे, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये हीटर के एलिमेंट में नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किससे इंसुलेटर बनाए जाते हैं। इंसुलेटर जो बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, आपको बताना है। रबर से, लकड़ी से, पोर्सिलीन से या बेकेलाइट से। ठीक है, तो पोर्सिलीन से इंसुलेटर बनाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर आपका सी वाला पोर्सिलीन हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेटर आपका सी पोर्सिलीन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा जो लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं 5 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर किसी विद्युत परिपथ को किस अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो तोड़ने असामान्य अवस्था जब रहेगी तो उसे तोड़ देगी, मतलब जैसे एबनॉर्मल कंडीशन, और सामान्य अवस्था रहेगी तो जोड़ती है। ठीक है, तो यही काम होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस उद्देश्य से सर्किट ब्रेकर में तेल भरा जाता है। ठीक है, जो ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर होते हैं या फिर तेल का यूज किस लिए किया जाता है। ब्रेकर का वजन बढ़ाना, ये तो गलत बात है। युक्त तथा निम्न तापमान पर प्रचालन सुनिश्चित करना, चारों ओर की वायु को आयनित रोकना, या फिर परिपथ को तोड़ते समय। ठीक है, परिपथ को तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 57 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर डी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर में होती है। ठीक है, 2 टाइप की जो व्यवस्था होती है, श्रेणी अतिभार, ठीक है, ओवरलोड कुंडली एवं निम्न वोल्टता कुंडली। श्रेणी ओवरलोड ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, निम्न वोल्टता मुक्त कुंडली एवं अधि वोल्टता ट्रिपिंग कुंडली, या फिर शंट ट्रिपिंग कुंडली एवं अधि वोल्टता ट्रिपिंग कुंडली। तो जो 58 नंबर का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी सीरीज जो है ओवरलोड ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, ये वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की युक्त सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, किस प्रकार की युक्ति प्रयोग की जाती है, चुंबकीय एवं उष्मी, प्रकाशी, उष्मी, रासायनिक। ठीक है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक और जो यहाँ पे थर्मल दोनों प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसमें अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है। ठीक है, निर्वात सर्किट ब्रेकर, वायु दबाव, ठीक है, एयर प्रेशर 40 सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म ही मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तेल युक्त सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ऑयल टाइप। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अनुरक्षण या फिर देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में। तो ये 60 क्वेश्चन हुआ। ये आपको कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाए उससे पहले। ठीक है, जितना भी मेहनत लग रहा है सारे करेंगे। बस आपसे ये चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कोर्स कुछ बच्चे बोल रहे थे, ठीक है, इसको पेड में लेकर आइए, लेकिन यहाँ पे फ्रीली लेकर आया जा रहा है। ठीक है, केवल आपके लिए। ठीक है, इतनी मेहनत जो है आपके लिए है। और यहाँ पे छोटा सा प्यार दिखाइएगा, चैनल को अभी छोटा है और इक्विपमेंट बहुत सारे नहीं है, तो जितना भी हो सकता है अच्छे से करवाते हैं। आपको थैंक यू यहाँ बोला जा रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, लाइक कीजिए। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन तक देखा हो तो कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा है तभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अन्यथा मतलब कोई मतलब फोर्सली नहीं है। ठीक है, ये बोला जा रहा है छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए, और हर एक चेहरा मुस्कुराना चाहिए, और ये शिक्षा के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का ये QR कोड है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रही है। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई समस्या क्वेरी हो, आपके कोई सुझाव जवाब हो, आप ज़रूर बताइए, हम उस पर अमल करेंगे, देखेंगे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।